हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का अध्याय 4 अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, आज इसका हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे मैंने आप लोगों को कुछ क्रियाकलाप बताते हुए अम्ल, क्षार एवं लवण को क्या करूंगा, समझाते हुए जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझ आ जाएगा, इसलिए आज यहाँ पर मैंने टॉपिक नहीं लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो क्रियाकलाप को हम बताते हुए चलेंगे, जिसमें अम्ल को भी आप लोग समझ जाएंगे, क्षार को भी समझ जाएंगे और लवण को भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हम खाना खाते रहते हैं और खाना खाने के बाद में कभी हमारे है ना हमारे कपड़े पर क्या गिरती, सब्जी गिर जाती है। जब सब्जी गिर जाती है तो उस कपड़े को जब हम धोते हैं साबुन लगाकर, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो लाल हो जाता है। तो इस क्रिया को करने के लिए एक बढ़िया एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हुए चलता हूँ। चलिए, है ना, हमको क्या लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है और साथ ही साथ लेना है हमको हल्दी लेना है। ठीक है, ये हल्दी भी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, सफेद कपड़ा ले लिया, हल्दी ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमको लेना है साबुन लेना है। ठीक है, साबुन लेने के बाद में और साथ ही साथ हमको लेना है नींबू। नींबू का क्या लेना है, रस लेना है। इतना चीज लेने के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही है ना हमको सफेद कपड़ा मिला है, सफेद कपड़े में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हल्दी का लेप बनाकर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फिर उसे हम क्या करते हैं, पुनः पानी में डुबाकर हम साबुन, है ना, साबुन लेते हैं और इससे क्या करते हैं, धोते हैं। है ना, साबुन से जैसे ही उसको क्या करते हैं, धोते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी नींबू के रस को लेकर, है ना, यहाँ हमने नींबू का रस लिया था, इस नींबू के रस को लेकर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, पुनः क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, या पुनः कौन से रंग में परिवर्तित हो जाता है, पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से नींबू जो है वो क्या कर रहा था, है ना, रंग परिवर्तन करने का काम कर रहा है। ठीक है, पहले जब हमने जो हल्दी लगा हुआ था कपड़े पर, उसको जब हमने साबुन से धोया, तो कौन सा रंग हो गया, लाल रंग हो गया। अब उस लाल रंग को हमने क्या किया, जैसे ही नींबू के रस उसके ऊपर डाले तो वो कैसे हो गया, पुनः कैसे हो गया, पीला रंग आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कैसे काम कर रहा है ना, रंग परिवर्तन का काम कर रहा है। बस उसी प्रकार से यहाँ पर जो लिटमस पेपर होता है वह भी यही कार्य करता है। चलिए, अब लिटमस पेपर क्या होता है इसके बारे में समझने के लिए छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, चलिए, तो छोटा सा क्रियाकलाप करने के लिए हमको लेना है यहाँ पर नींबू का रस लेना है। किसका रस लेना है, नींबू का रस लेना है। हम क्या करते हैं, परखनी में नींबू का रस ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे परखनी में हम लेते हैं कपड़े धोने का सोडा ले लेते हैं, है ना, और तीसरे परखनी में लेते हैं हम लोग नमक का बीज ले लेते हैं। ठीक है, पहले में हमने लिया है नींबू का रस लिया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहले में हमने क्या लिया, नींबू का रस लिया है। दूसरे में हमने क्या लिया है, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, और तीसरे में हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है नमक का विलयन। ठीक है, ये 3 चीज हमने ले लिया। ठीक है, तीनों में भरा हुआ है। अब ये भरने के बाद में ये ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, लेने के बाद में हमको लेना है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। ठीक है, यहाँ रेड और ब्लू करके लिख दिया। ठीक है, एक होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, नींबू का रस लेते हैं और उसे लिटमस पेपर के ऊपर डालकर देखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, नींबू का रस लेते हैं और यहाँ पर 2 लिटमस पेपर लेते हैं, 1 और ये 2, दोनों में वही सब में वही रख देते हैं, 1 और ये 2। इसे भी रख दिया हमने, 1 और ये 2। ठीक है, ये है आप लोग का ब्लू। ऊपर वाला जितना भी है वो कौन सा है, नीला लिटमस पेपर है, और नीचे वाला जो है वो कौन सा है, लाल लिटमस पेपर है। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। हम क्या करते हैं, नींबू का रस लेते हैं और जैसे ही हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं, 1-2 बूंद क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं, तो नीले पर जैसे ही डालते हैं उसका रंग परिवर्तन होकर वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों को। जैसे ही नींबू का रस हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही लाल पर डालते हैं उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, चलिए दूसरे में जाते हैं, कपड़े धोने के सोडा। कपड़े धोने का सोडा का हम क्या करते हैं, 1-2 बूंद लेते हैं और किसके ऊपर डालते हैं, नीले लिटमस पेपर में डालते हैं। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम लाल में डालते हैं वो लाल कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नमक का विलयन। जैसे ही हम नमक का विलयन लेते हैं और क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर में डालते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और उसी प्रकार से लाल में भी डालते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इससे हमें यह सिद्ध होता है कि हम यह बता सकते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर यहाँ क्या काम कर रहा था, सूचक का काम कर रहा था। तो सूचक का काम कर रहा है मतलब वो क्या बता रहा है ना, खट्टे पदार्थ, है ना, अर्थात बोल सकते हैं अम्ल, क्षार और अम्लीय पदार्थ
क्षारीय पदार्थ और उदासीन पदार्थ को वो बता रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नींबू का रस था, ठीक है, वो बता रहा है नींबू का रस जो है वो कैसा है, खट्टा है। नींबू का रस कैसा है, खट्टा, अर्थात वो कौन सा पदार्थ हो गया, अम्लीय पदार्थ हो गया। कौन सा पदार्थ हो गया, अम्लीय पदार्थ, है ना। अगर यहाँ पर हम नींबू का रस भी लेते, आंवला का रस लेते तो भी वही प्रोसेस दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पर नींबू का रस में जैसी, है ना, सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर मान लो नीला लिटमस पेपर कहीं लाल हो गया, नीला लिटमस पेपर कहीं लाल हो गया, मतलब वह अम्लीय पदार्थों को क्या करता है, संकेत करता है। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, है ना। कोई भी अगर आपने वहां पर विलयन लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है, अगर आप उसे नीला लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो, अगर वह कहीं लाल हो गया तो मतलब समझ जाना कि वह अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, अगर वह रेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रेड में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वो तो पहले वाले में परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर के आधार पर। अगर आप कोई भी विलयन लेते हो, यहाँ पर कपड़े धोने का सोडा था, चलो कपड़े धोने का सोडा ले लिया था आप लोगों ने, है ना। इससे हटकर अगर कोई और विलयन रहता, ठीक है, अगर वो क्या करता, है ना, जैसे साबुन का घोल ले लेते या फिर और हो सकता है दवाई का घोल ले लेते, जो भी था, जो क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है, उसको लेने के बाद में जैसे ही आप क्या करते, है ना, अगर उसे आप रेड या लाल लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो, कैसा हो जाता, नीला हो जाता है, मतलब वह क्षारीय पदार्थ को क्या करता है, संकेत करता है। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, मतलब क्या हो गया, वह क्षारीय पदार्थ को क्या करता है, संकेत करता है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, और ऐसा विलयन जो ना तो लाल लिटमस में कोई परिवर्तन करता है और ना ही नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन करता है, कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, मतलब वो कैसा है, उदासीन है। वो कैसा है, उदासीन पदार्थ है, अर्थात वह कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नींबू का रस क्या कर रहा था, नीले को क्या कर रहा था, लाल कर रहा था। कपड़े धोने का सोडा क्या कर रहा था, लाल को क्या कर रहा था, नीला कर रहा था। और नमक का विलयन ना तो नीले में कोई परिवर्तन था, ना तो लाल में कोई परिवर्तन था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ और उदासीन पदार्थ को क्या कर गए, समझ गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें हम लोग सूचक का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, सूचक। क्या होता है सूचक, क्योंकि जब से मैं बात कर रहा था लिटमस पेपर सूचक सूचक करके, तो क्या होता है सूचक। सूचक मतलब वही होता है कि जो अम्ल, क्षार और लवण या उदासीन पदार्थ को हमको क्या करता है, बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सूचक के बारे में बात करते हैं। तो सूचक वही है जो अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ और उदासीन पदार्थों को क्या कर देता है, हमारे को समझा देता है, बता देता है, संकेत हमको दे देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं, अभी मैंने लिटमस पेपर के बारे में बात किया। ठीक है, क्या बात किया मैंने, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक होता है नीला लिटमस पेपर और दूसरा होता है लाल लिटमस पेपर। ठीक है, नीला लिटमस पेपर क्या करता है, अम्लीय माध्यम में नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, और लाल में कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में जैसी क्षारीय प्रकृति का बात करेंगे तो लाल कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, और जैसी बात करते हैं उदासीन में, तो ना तो नीला परिवर्तित होता है, ना तो लाल परिवर्तित होता है, वह वैसा का वैसा ही रहता है। तो लिटमस पेपर इस प्रकार से हमें अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ को क्या कर देता है, बता देता है। नीला जब लाल हो जाएगा तो समझ जाना बिल्कुल वह क्या है, अम्लीय है। ठीक है, और लाल कहीं नीला हो गया तो समझ जाना बिल्कुल वह कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, चलिए इससे हटकर और भी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज, है ना। बड़े क्लास में जाओगे तो बिल्कुल इसका उपयोग करोगे, ये सब तो नहीं रहेगा, है ना। बड़े क्लास में जाओगे तो ये काम आएगा, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज की जब क्रिया करते हैं और कोई अम्लीय पदार्थ है तो उसका रंग कैसा हो जाता है ना, संतरा हो जाता है, मतलब ऑरेंज कलर में हो जाता है। कौन से कलर में हो जाता है, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज हो जाता है, मतलब संतरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अम्लीय माध्यम में, है ना। और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मिथाइल ऑरेंज, अगर मान लो वह अम्लीय, है ना, कोई पदार्थ है, उसमें अगर क्रिया कराओगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा। और जैसे ही आप अगर लाल लिटमस पेपर में क्षारीय माध्यम में उसका क्रिया कराओगे तो वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें तीसरा नंबर और होता है सूचक, है ना, जिसका नाम है फिनोल्फ्थेलिन। क्या नाम है, फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन को लेते हैं तो वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम में वो कैसा रहता है, रंगहीन ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई क्षारीय पदार्थ है उसके साथ क्रिया कराते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, कैसा जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, पेपर में आता है, बिल्कुल ये पूछा जाता है सूचक क्या है। तो सूचक क्या है उसके बारे में बताना भी है। और लिटमस पेपर तो बात करना, उसमें नीला लिटमस पेपर जो है अगर लाल कर दिया तो अम्लीय, और लाल कहीं नीला हो गया तो क्षारीय।
अब मिथाइल ऑरेंज में बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज में अगर वह अम्लीय पदार्थ है तो अम्लीय पदार्थ कैसा रहेगा, है ना, शुरुआत में कैसा रहेगा, अगर अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑरेंज कलर में हो जाएगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज है तो अम्लीय में ऑरेंज ही है, पूरा याद रखना, ठीक है। लेकिन क्षार में कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। उसके बाद करते हैं फिनोप्थेलिन में, तो फिनोप्थेलिन में क्या बात किया मैंने, है ना, अगर अम्लीय माध्यम में है तो वह रंगहीन हो जाता है, अगर कोई दूसरा कलर में रहा होगा तो वह रंगहीन ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मतलब समझ जाना कि वो अम्लीय माध्यम में है। लेकिन अगर किसी क्षारीय माध्यम में उसकी क्रिया करा देते हैं तो उसका रंग कैसा रहता है, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया सूचक के बारे में। अगला बात करते हैं, इसमें हम लोग अब चर्चा करेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अम्ल। चलिए तो अम्ल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अम्ल, तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो है ना, एसिड। एसिड शब्द का उद्भव जो है, अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, तो एसिड शब्द का उद्भव जो हुआ है लैटिन भाषा के या लैटिन शब्द के एसिडस से हुआ है। किससे हुआ है, एसिडस से, ठीक है। एसिड, एसिड शब्द का उद्भव जो है ना, यहाँ पर लैटिन है ना, ये तो कौन सा शब्द है ना, ये अंग्रेजी है, एसिड कहते हैं, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। लेकिन लैटिन भाषा, ठीक है, या लैटिन शब्द, लैटिन भाषा में है ना, इसे क्या कहा जाता है, एसिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडस, एसिडस से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। इसे है ना, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। लैटिन भाषा में है ना, लैटिन भाषा के एसिडस से है ना उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है खट्टा होना, ठीक है, जिसे हम शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। जैसे बात कर सकते हैं इसमें नींबू का रस बात कर सकते हैं, ठीक है, नींबू, संतरा, है ना, इमली, ऐसे जितने भी हैं, और जितने खट्टे पदार्थ आपको याद है, आंवला, है ना, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, अम्ल में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, अम्ल में। जितने भी खट्टे पदार्थ आप दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हो अपने खाने पीने के लिए, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब किसमें आ जाएंगे, अम्ल में आ जाएंगे। उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि है ना, अब चलो यहाँ तो जितना भी है यहाँ पर दिया गया है, वैसे आप लोगों की बुक में सारणी जो दिया गया है 4.3 दिया गया है, बिल्कुल इसको याद कीजिएगा, वो पेपर में आता है, ठीक है। तो नींबू, संतरा, इमली, है ना, और बताया मैंने आंवला, है ना, तो ये सब किसमें आ जाते हैं, अम्ल में। एक बार और बता देता हूँ, अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। लैटिन भाषा के है ना एसिडस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, ये शुद्ध हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है। और यह क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नींबू, संतरा, इमली, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया इसमें, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल बात कर सकते हैं, है ना, नाइट्रिक अम्ल बात कर सकते हैं। तो जितने भी हैं वो सब क्या है, अम्ल है। अब बात करते हैं इसमें जैसे कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमको प्राप्त होता है, चाहे वो जीव जंतु या पेड़ पौधे से, है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधे से प्राकृतिक रूप से जो हमें अम्ल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे बात कर सकते हैं चींटी, तो चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल, क्योंकि जब भी वो हमें काटता है तो वो कांटने वाले स्थान पर क्या कर देता है, अपने फार्मिक एसिड को क्या कर देता है, छोड़ देता है, जिसके कारण से हमें क्या होती है, वहां पर जलन होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस जगह पर क्या कर देते हैं, अगर हम साबुन का लेप लगा देते हैं तो वो जलन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं और उदासीनीकरण बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो वो जलन जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार से मधुमक्खी के अंदर भी क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, है ना। सारणी जो है 4.3 दिया गया है। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे से हमें जो प्राकृतिक रूप से जो भी अम्ल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल एसिड है वो, ठीक है। जैसे बात कर सकते हैं संतरा में, है ना, तो संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में जैसे बात कर सकते हैं नींबू, संतरा में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से है ना, और बात कर सकते हैं सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। उसी प्रकार से चाय में बात करेंगे तो टैनिक एसिड है, ठीक है। और टमाटर में बात करेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। चाय में बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड है। अभी जैसे मैंने अभी बात किया चींटी और इसमें मधुमक्खी में तो फॉर्मिक एसिड है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सारणी जो दिया गया है 4.3 में, बिल्कुल उसको देखिएगा, याद कीजिएगा और लिख कर मुझे है ना क्या कीजिए, उसको भेजिएगा, ठीक।
तो अब बात करते हैं इसमें, मैंने प्राकृतिक अम्ल आप लोगों को बता दिया। तो उसी प्रकार से और होता है उसमें खनिज अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल मतलब जो हमें भूमि से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? भूमि से जो अम्ल हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं उसमें, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बात कर सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमें खनिज से ही प्राप्त होने वाले अम्ल है ना। और बात कर सकते हैं इसमें, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी हमें खनिज अम्ल है, ये भी हमें भूमि से ही प्राप्त होता है। बात कर सकते हैं इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये भी हमें कहां से प्राप्त होता है? भूमि से ही प्राप्त होता है। तो इतनी जितने भी अम्ल जो पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं, जो हमें भूमि से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो जितने भी अम्ल है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज मैंने बताया आप लोग को अम्ल के बारे में। उसके बाद फिर वह इस लोगों को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसमें उदाहरण बताया आप लोगों को, प्राकृतिक अम्ल भी बताया, सारणी 4.3 भी आप लोगों को बताया, साथ ही साथ उसमें क्रियाकलाप करके भी बताया आप लोगों को, साथ ही साथ मैंने खनिज अम्ल भी बताया आप लोगों को। जितना भी इसका परिभाषा आप लोगों को मैंने बताया, बिल्कुल उसको लिख कर क्या कीजिएगा, आप लोग भेजिएगा। ठीक है, और इसे बात कर सकते हैं जैसे कि जो अम्ल होता है वो क्या होता है कि अगर उसे धातु के ऊपर या धातुओं बहुत समय तक क्या कर देते हैं? रख देते हैं, तो धातु का रंग जो है वो क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब वो कैसा हो जाएगा? हरा नीलापन यौगिक बना लेता है, जो विषैला होता है। अर्थात वह बर्तन की जो चमकदार क्षमता होती है उसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है और वह विषैला यौगिक बना देता है। इसीलिए, है ना, धातुओं में अम्लों का भंडारण नहीं किया जाता। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आपके घर में जो कांसे का, पीतल का बर्तन होगा, देखे होगे, उसमें कभी आप लोग को अचार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अचार नहीं जाता, इसका कारण यह है क्योंकि वो जो फूल कांस का जो बर्तन होता है या कांसे का जो बर्तन होता है वो अम्लों के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। तो अम्लों के साथ क्रिया करके वो क्या कर देता है ना, एक हरा नीलापन यौगिक तैयार कर लेता है। तो हरा नीलापन यौगिक तैयार कर लिया अर्थात वो कैसा हो जाता है? विषैला हो जाता है, जो बर्तन की चमकदार क्षमता और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी होती है उसको क्या कर देता है? डाउन कर देता है। इसीलिए उसके ऊपर टीन के रूप में क्या कहते हैं? उसमें रांगा या उसके ऊपर कलई की जाती है, जो उसे क्या करता है? धातुओं को अम्लों के संचारण से क्या करता है? उसे बचाकर रखता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, है ना, पेपर में आता है ये चीज। ठीक, चलिए अगले और आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, इसके क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। जैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर हमको लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक जिंक ले लेते हैं, है ना, जिंक ले लेते हैं। और जिंक लेने के बाद ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं 2HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। जब इसकी क्रिया कराएंगे, ठीक है, जिंक ले लेते हैं और अम्लों के साथ क्या कर देते हैं? उनका क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पर बनता है जिंक क्लोराइड। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए क्रिया के माध्यम से समझते हैं इसको। हम लेते हैं परख नली, कांच की एक परख नली लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं जिंक। क्या डाल देते हैं? जिंक। और उसे क्या करते हैं? तली से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर डाल देते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तली से गर्म करते हैं। तो उस दौरान कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो हमको तो पता नहीं कि कौन सा गैस निकल रहा है। तो इस क्रिया को समझने के लिए हम क्या करेंगे? जलती हुई माचिस की तीली जैसे इसके समीप लेकर जाते हैं, वो क्या करता है? पॉप का आवाज करता है और बुझ जाता है। मैंने आप लोगों को अध्याय 2 में जल का विद्युत अपघटन वाले में भी ये चीज मैं आप लोगों को करके बताया था। ठीक है, तो जैसे ही जलती माचिस की तीली के समीप लेकर जाएंगे, वो पॉप का आवाज करेगा और नीले लौ के साथ जलेगा और क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। मतलब वो हाइड्रोजन गैस देता है। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि, है ना, अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, आज जितना भी मैंने समझाया है, लास्ट में बात करूंगा इसमें जैसे कि अब अम्लों का उपयोग। तो अम्लों का उपयोग कहाँ होता है? जैसे अम्लों का उपयोग जैसे बात कर सकते हैं इसमें, है ना, बहुत सारे जो बर्तन होते हैं, ठीक है, या जैसे सोनार का दुकान हो गया या सोने चांदी के जो, है ना, जो दुकान होते हैं उसमें क्या होते हैं? जितने भी सोने चांदी को सफाई करना होता है तो उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करने के बाद में जो भी सोने चांदी के जितने भी आभूषण है, अगर वो काले पड़ गए हैं तो उसको साफ करने के लिए जो सुनार जो होता है वो क्या करता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करता है, जिससे वह उसको चमका सकता है, उसको पहले रूप दे सकता है। ठीक है, उसी प्रकार बात कर सकते हैं ऐसे और बहुत सारे अम्ल है। जैसे बात कर सकते हैं HCl हो गया, है ना, साथ ही साथ आप लोग इसे पहले पढ़े थे, है ना। तो जितने भी अम्ल है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है ना, उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में किया जाता है, बहुत सारे प्रसाधन सामग्री बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अम्लों का क्या क्या उपयोग है उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? थोड़ा सा पढ़िएगा और उसे लिखकर आप लोग मुझे भेजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले टॉपिक में हम लोग इसके बाद में अग्निशामक यंत्र पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
तो जितना भी सारणी मैंने आप लोग को बोला है बनाने के लिए, साथ ही साथ जितना भी मैंने आज समझाया उसको बिल्कुल एक बार रीड कीजिएगा, और नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल वीडियो है ना रिवर्स फॉरवर्ड करके इसको देखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।